नमस्कार, सुप्रभात। एबल एजू हब में एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे पिंजड़े के पंछी किस प्रकार से होंगे कि वो घूमना फिरना, वो मस्ती, वो दोस्तों के साथ गप्पेबाजी और स्वेच्छानुसार कक्षा है उस कक्षाओं में चले जाना, फिर आराम से हरी हरी धूप में बैठ करके और अपने टॉपिक के ऊपर चिंतन करना, मनन करना, अपने विचार व्यक्त करना, वो सब कुछ क्या हो गया है, बंद हो गया है। उसी प्रकार से जैसे एक युवती है, उसका विवाह हो जाता है ससुराल जाने के बाद में, और आपका जैसे सब कुछ बंद हो गया है, वह लड़पन वैसे बंद हो जाता है। उसी प्रकार से इसीलिए अपनी बहनें जो हैं, उन बहनों की इज्जत किया करो। इसीलिए कहा गया है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, बहनें नहीं होंगे तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़कियों की अस्मिता लूटना एक खेल बन जाए, ये कबूतर तेरे प्यार वाली चिट्ठी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हमारे जैसे बड़े बूढ़े जरूरी हैं, वरना सिर के ऊपर पगड़ी कौन बांधेगा। तो बीए पार्ट 3 के हम अध्ययन कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम अध्ययन कर रहे थे प्लेटो के न्याय संबंधी, प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की विशेषताएं, प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की विशेषताएं। प्लेटो है, उस प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है, वह दूसरा बताया है सामाजिक या राजनीतिक न्याय। सामाजिक या राजनीतिक न्याय। नैतिक सिद्धांत, अब प्लेटो है, उस प्लेटो के न्याय संबंधी है, उस न्याय संबंधी विचारों में बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। नैतिक सिद्धांत, आंतरिक तत्व, आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, अति व्यक्तिवाद का विरोध, अति व्यक्तिवाद का विरोध और सावयव एकता का सिद्धांत, सावयव एकता का सिद्धांत। और 5वां है दार्शनिक शासक। बिल्कुल सरल सुस्पष्ट हैं। नंबर 1 नैतिक सिद्धांत, आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, अति व्यक्तिवाद का विरोध और सावयव एकता का सिद्धांत, दार्शनिक शासक। आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजी वे में मेरे साथ मनन करेंगे। पहला क्या है, नैतिक सिद्धांत। दूसरा क्या है, आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा। तीसरा क्या है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। चौथा क्या है, अति व्यक्तिवाद का विरोध और सावयव एकता का सिद्धांत। और 5वां क्या है, दार्शनिक शासक। इस प्रकार बिंदुओं के अंतर्गत हम यदि उत्तर देंगे तो आसानी से 20 में से 20 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और उसी में से अति लघुतरात्मक प्रश्न है वह
पूछे जाते हैं। जैसे न्याय को प्लेटो ने प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में विभाजित किया है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अब नंबर 1 बिंदु हमारा पॉइंट, नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत न्याय है वह नैतिक है, कानूनी न्याय नहीं है। जो आजकल प्रचलित है कानूनी न्याय वह नहीं है, बल्कि प्लेटो का न्याय है वह नैतिक है। प्लेटो का न्याय है वह न्याय नैतिक है। व्यक्ति है वह व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार क्या करता है, इसका पालन करता है। किसी प्रकार के बाहरी दबाव है वह बाहरी दबाव के कारण इसका पालन नहीं करता है। आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, प्लेटो का न्याय है वह न्याय क्या है? बाह्य नहीं है, बाह्य नहीं है। कृत्रिम है वह कृत्रिम भी नहीं है, बल्कि प्लेटो का न्याय तो क्या है? आंतरिक है। न्याय का पालन व्यक्ति के द्वारा अंतःकरण से किया जाता है, क्योंकि प्लेटो ने कहा भी है कि न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। संतुलनकारी धारणा, न्याय का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन संतुलन है वह बना रहता है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, और कार्य विशिष्टता का सिद्धांत प्लेटो है, उस प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। किस किस में विभाजित किया है? 3 में, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग, जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी, बुद्धि की अधिकता होगी, वह व्यक्ति किस में शामिल होगा? शासक वर्ग में। जिस व्यक्ति है जिस व्यक्ति में शौर्य या साहस की प्रधानता होगी वह किस में शामिल होगा? सैनिक वर्ग में। और जिस व्यक्ति में इंद्रिय तृष्णा की अधिकता होगी वह किस में शामिल होगा? उत्पादक वर्ग में। कि जिस व्यक्ति में बहुत दिमाग होगा, बुद्धिमान होगा, वह तो किस वर्ग में शामिल होगा? शासक वर्ग में। जो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा तगड़ा है वह किस में होगा? सैनिक वर्ग में। और जो कि गाड़ी भी ले आऊं, बंगला भी ले आऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उसको भी खा लूं, उसको भी निचोड़ लूं, वह किस में शामिल होगा? उत्पादक वर्ग में। क्योंकि तृष्णा, इच्छा, लालसा जो रखता है वह व्यक्ति किस में शामिल होगा? उत्पादक वर्ग में। शासक वर्ग का कार्य क्या है? शासन करना। सैनिक वर्ग का कार्य क्या है? राज्य की रक्षा करना। उत्पादक वर्ग का कार्य क्या है? मजदूरी करना। व्यवसाय है वह व्यवसाय करना, शिल्प का कार्य करना। वो सारे कार्य हैं वह इसके द्वारा किए जाएंगे। अब तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे। शासक वर्ग शासन करने का कार्य करेगा, रक्षा से संबंधित, उत्पादन से संबंधित उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो प्लेटो कहता है कि न्याय का पालन हो रहा है। सैनिक वर्ग है वह दूसरे में, शासक और उत्पादक वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो न्याय का पालन कर रहा है। वह अपना कार्य, जिस कार्य में वह विशिष्ट है, जिस कार्य में वह योग्य है, वही कार्य कर रहा है और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। शासक वर्ग सैनिक और उत्पादक वर्ग में। सैनिक वर्ग है वह शासक और उत्पादक वर्ग में। उत्पादक वर्ग है सैनिक और शासक वर्ग में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो वही क्या है? न्याय है। यानी प्लेटो ने आज से बहुत वर्ष पहले कह दी थी कि व्यक्ति है उस व्यक्ति अपना अपना कार्य करे तो क्या रहेगा? समाज में न्याय की व्यवस्था बनी रहेगी। और दूसरे के कार्य में कहने का मतलब टांग नहीं अड़ाएगा,
तो न्याय की व्यवस्था समाज में बनी रहेगी। आजकल ये टांग अड़ाने की प्रवृत्ति है, वह मोबाइल के कारण थोड़ी सी कम हो गई है। गलियों में, बाजार में, कहीं भी हम जाते हैं तो कोई किसी कोने में बैठा है, कोई चल रहा है तो भी मोबाइल के लगा हुआ है, पास से कौन गुजरा उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति क्या हो गया, अपने कार्य तक सीमित हो गया है। इसका मतलब प्लेटो के अनुसार हमारे समाज में कुछ हद तक क्या बन गई है, न्याय की व्यवस्था बन गई है। इसीलिए इन लोगों को आज याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ईसा पूर्व है, वह ईसा पूर्व जो बात कही और आज 21वीं सदी में संचार के युग में इनकी बातें हैं वह लागू हो रही हैं। फिर अति व्यक्तिवाद का विरोध। व्यक्तिवाद क्या है, कहता है कि व्यक्ति है वह व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का राज्य साधन है। व्यक्ति सब कुछ है, राज्य सब कुछ नहीं है। ये कौन कहते हैं, व्यक्तिवादी। और प्लेटो के द्वारा अति व्यक्तिवाद का विरोध किया गया है और अति व्यक्तिवाद का विरोध करते हुए कहता है कि व्यक्ति समष्टि है, उस समष्टि का एक अंग है। समाज के विकास में ही व्यक्ति का क्या है, विकास है, वह विकास निहित है। और इससे क्या बनी रहेगी, राज्य में एकता बनी रहेगी। राज्य के प्रति व्यक्ति के क्या हैं, कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं हैं। इसे सावयव को क्या कहा जाता है, आंगिक भी कहा जाता है। कि जैसे हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर के बना है, वैसे ही राज्य है, वह राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर के बना है। हमारा शरीर आंख, कान, नाक, हाथ, पैर और शरीर के सारे अंग क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, फिर भी सारे शरीर में एकता पाई जाती है। आंख में कुछ गिर जाता है, नाक में पानी आ जाता है, पैर में कुछ चुभ जाता है तो मुंह से आह निकलती है। इस प्रकार की एकता है वह पाई जाती है। इसीलिए किसी ने लिखा और किसी ने गाया है कि आंख मेरे यार की दुखे और मेरे आंख में भी आ गई लाली, यानी दोनों में क्या है, आंगिक एकता है। वैसे ही समाज में और क्या बनी रहती है, राज्य में एकता है वह बनी रहती है। दार्शनिक शासक और दार्शनिक शासक जो सबसे बुद्धिमान है और जिसमें विवेक है और ऐसा आदर्श शासक है, वह आदर्श शासक होगा तो आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य की स्थापना होगी। और जब दार्शनिक शासक होंगे तभी क्या होगा, न्याय की स्थापना होगी और आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य की स्थापना होगी। जो धन से दूर रहेंगे, स्वार्थ है वह स्वार्थ के आधार पर शासन नहीं करेंगे, बल्कि निस्वार्थ भाव से बुद्धिमत्तापूर्ण शासन करेंगे, ऐसे दार्शनिक शासन करेंगे, तभी आदर्श राज्य की स्थापना होगी, जिसमें न्याय है वह न्याय की स्थापना होगी। तो एक बार फिर से देख लें प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो ने प्रमुख रूप से न्याय है उस न्याय को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक या राजनीतिक न्याय। कि न्याय है वह न्याय व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। फिर 5 विशेषताएं उसने बताई है, नैतिक सिद्धांत, आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, अति व्यक्तिवाद का विरोध और सावयवता का सिद्धांत, दार्शनिक शासक। नैतिक सिद्धांत, प्लेटो का न्याय जो है वह न्याय कानूनी नहीं है, बल्कि क्या है, नैतिक है। व्यक्ति के द्वारा अपनी आत्मा के अनुसार उस न्याय का पालन किया जाता है। किसी प्रकार के बाहरी दबाव के कारण न्याय है उस न्याय का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए प्लेटो का न्याय क्या है, नैतिकता के ऊपर आधारित है। आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, प्लेटो का न्याय है वह बाह्य नहीं है, वह कृत्रिम नहीं है, बल्कि प्लेटो है उस प्लेटो का न्याय है वह तो क्या है, आंतरिक है। अंतःकरण के अनुसार
व्यक्ति के द्वारा उसका पालन किया जाता है और इसी न्याय के कारण व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और संतुलन बना रहता है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, कार्य विशिष्टता के सिद्धांत में प्लेटो है, उस प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग में कौन व्यक्ति शामिल होंगे जिसमें विवेक या बुद्धि की प्रधानता होगी? वह शासक वर्ग में शामिल होगा जिसमें साहस शौर्य की प्रधानता होगी। वह किस में शामिल होगा? सैनिक वर्ग में, जिसमें इंद्रिय तृष्णा होगी, इच्छाएं होंगी, लालसाएं होंगी। वह किस में शामिल होगा? उत्पादक वर्ग में। शासक वर्ग क्या कार्य करेगा? शासन करने का। सैनिक वर्ग क्या कार्य करेगा? रक्षा करने का राज्य की। और उत्पादक वर्ग क्या करेगा? कृषि, मजदूरी, शिल्प का कार्य करेगा। अब तीनों वर्ग अपना अपना निर्धारित कार्य करेंगे, एक दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, टांग नहीं अड़ाएंगे। तो प्लेटो कहता है क्या बना रहता है? न्याय बना रहता है। और यदि हस्तक्षेप करेंगे तो न्याय क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। शासक वर्ग अपना शासन करने का कार्य करेगा, सैनिक और उत्पादक वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो न्याय बना रहेगा। सैनिक वर्ग शासक और उत्पादक वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो न्याय बना रहेगा। उत्पादक वर्ग सैनिक और शासक वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो न्याय बना रहेगा। अति व्यक्तिवाद का विरोध और सार्वविवेकता का सिद्धांत। प्लेटो है वह अति व्यक्तिवाद का विरोधी था और राज्य में एकता है उस एकता का समर्थक था कि व्यक्ति है वह व्यक्ति समष्टि का क्या है? एक अंग है। समाज के विकास में ही व्यक्ति का क्या निहित है? विकास निहित है। राज्य के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, वह अधिकार नहीं है। और व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो न्याय है वह न्याय बना रहेगा और राज्य में एकता है वह बनी रहेगी। दार्शनिक शासक। और जब राज्य में दार्शनिक शासक होंगे, बुद्धिमान व्यक्ति, निस्वार्थी व्यक्ति, जिनका अपना कुछ भी नहीं होगा, ऐसे दार्शनिक शासक होंगे तो आदर्श राज्य की क्या होगी? स्थापना होगी। और आदर्श राज्य की स्थापना होगी तो आदर्श राज्य में ही, दार्शनिकों के शासन में ही क्या बना रहेगा? न्याय है वह न्याय बना रहेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए कि प्लेटो ने मुख्य रूप से न्याय को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। कौन कौन से? व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। और विशेषताएं क्या क्या बताई है? नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय है वह नैतिक है, कानूनी नहीं है। आत्मा के अनुसार उसके द्वारा न्याय का पालन किया जाता है, किसी प्रकार के दबाव के कारण नहीं किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या है? आंतरिक तत्व। प्लेटो का न्याय है वह बाह्य नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बल्कि क्या है? आंतरिक है। अंतःकरण के कारण वह न्याय का क्या करता रहता है? पालन करता रहता है। और न्याय के पालन के कारण ही उसके जीवन में क्या बना रहता है? अनुशासन और संतुलन बना रहता है। तीसरा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत में प्लेटो ने समाज को कितने भागों में बांटा है? 3। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग क्या कार्य करेगा? शासन करने का। सैनिक वर्ग क्या कार्य करेगा? राज्य की रक्षा करने का। और उत्पादक वर्ग क्या करेगा? कृषि, व्यवसाय, शिल्प, मजदूरी का कार्य करेगा। शासक वर्ग में कौन शामिल होंगे?
जिसमें विवेक या बुद्धि की प्रधानता होगी। सैनिक वर्ग में साहस शौर्य की प्रधानता होगी और उत्पादक वर्ग में इंद्रिय तृष्णा इच्छाएं लालसाएं होंगी। वह किस में शामिल होगा? उत्पादक वर्ग में। अब तीनों वर्ग, शासक वर्ग शासन करने का, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करने का और उत्पादक वर्ग है वह अपना निर्धारित कार्य कृषि व्यवसाय करने का कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो प्लेटो कहता है यही क्या है? न्याय है। और इसी कार्य विशिष्टता के कारण राज्य में क्या बना रहता है? न्याय बना रहता है। अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति समष्टि का क्या है? एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का क्या है? विकास निहित है। और राज्य के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं हैं। और इसी कारण राज्य में क्या बनी रहेगी? न्याय और एकता बने रहेगी। और पांचवा, दार्शनिक शासक। प्लेटो कहता है कि जब हमारे दार्शनिक शासक होंगे, बुद्धिमान व्यक्ति, दर्शन को जानने वाले, निस्वार्थ भाव से शासन करने वाले व्यक्ति होंगे, तभी क्या होगा? आदर्श राज्य की स्थापना होगी। और आदर्श राज्य की स्थापना होगी तो उसी में क्या बना रहेगा? न्याय है वह न्याय बना रहेगा। फिर आगे हम अध्ययन करेंगे प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों की आलोचना। हम अध्ययन कर रहे थे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की या न्याय संबंधी विचारों की विशेषताएं, और अब अध्ययन करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत या न्याय संबंधी विचारों की विशेषताओं के बाद में अध्ययन करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। नंबर 1, कानूनी न्याय नहीं, कानूनी न्याय नहीं बल्कि नैतिक न्याय। कानूनी न्याय नहीं बल्कि नैतिक न्याय। नंबर 2, दार्शनिक शासक को, दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। तीसरा है समाज और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं। चौथा है गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। और पांचवा है वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं। छठा है सर्वाधिकार वाद का मार्ग प्रशस्त करना। सातवां है वर्गीय विशेषाधिकार
अधिकारों का समर्थन अनुचित है। वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित है। इस प्रकार से प्लेटो है, उस प्लेटो के न्याय सिद्धांत है, उस न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। आसानी से स्पष्ट रूप से सरलता से याद हो जाएंगे। कानूनी न्याय नहीं बल्कि नैतिक न्याय। दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। समाज और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं, सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करना, वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित है। आराम से 2-4 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे कि कानूनी न्याय नहीं बल्कि नैतिक न्याय। दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। समाज और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं, सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करना और वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित है। अब इसके अंदर ध्यान ये रखेंगे, आलोचना हम जब भी कर रहे हैं और अधिकांश रूप से निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं 20 नंबर के आते हैं, उनमें से आलोचनात्मक वर्णन कीजिए ऐसा पूछा जाता है। तो कई बार हम भूलवश क्या कर देते हैं, केवल आलोचना का वर्णन कर देते हैं। तो आलोचना का वर्णन कर देते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न आया, आपने केवल 10 अंक का ही उत्तर दिया है, 10 अंक का नहीं दिया है। क्योंकि केवल आलोचना पूछी जाती है तो परीक्षा के अंदर क्या लिखा होगा पेपर में, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की या न्याय संबंधी विचारों की आलोचना कीजिए, तब केवल आलोचना करना है। और किसी भी प्रश्न में आलोचनात्मक साथ में लगा हो तो ध्यान रखिए उसकी विशेषता, लक्षण या जो कुछ भी है उसका क्या करना होगा, विशेषता लक्षण वो भी बताने होंगे और आलोचना है वह आलोचना भी बतानी होगी। और जब भी आलोचना कर रहे हैं तो पहले जिसकी आलोचना कर रहे हैं उसने क्या कहा है, फिर आलोचक है वह आलोचक क्या कर रहा है, दोनों बातों का उल्लेख करना है। कानूनी न्याय नहीं बल्कि नैतिक न्याय। प्लेटो है, उस प्लेटो का न्याय है वह न्याय नैतिक है, वह बाध्यकारी नहीं है, वह आंतरिक न्याय है। लेकिन आलोचक है वह कहते हैं कि वर्तमान में कानूनी न्याय प्रचलित है, नैतिक न्याय है वह प्रचलित नहीं है। क्योंकि कानूनी न्याय के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है जबकि नैतिक न्याय के पीछे बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो है वह प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को सारी की सारी शक्तियां क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। आलोचक हैं वह कहते हैं कि शक्ति व्यक्ति को क्या करती है, भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति है वह व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्या कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। तो दार्शनिक शासक है वह अनेक शक्तियां प्राप्त करके और क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, वह आदर्श शासक नहीं बना रह पाएगा। समाज और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं। प्लेटो है, उससे प्लेटो ने कार्य विशिष्टता के सिद्धांत के आधार पर न्याय का प्रतिपादन किया है। प्लेटो कहता है जो व्यक्ति अपने जिस कार्य में विशिष्टता रखता है वह वही कार्य करेगा, कि जैसे शासक वर्ग है वह शासन का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग है वह राज्य की रक्षा का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग है वह उत्पादन का कार्य करेगा। तो ऐसे में व्यक्ति जब एक ही क्षेत्र में कार्य करेगा तो व्यक्ति है उस व्यक्ति का क्या नहीं होगा, दूसरे क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकेगा। क्योंकि व्यक्ति है वह एक ही दिशा में एक ही लाइन पर एक ही कार्य करता रहेगा, तो ऐसे में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है वह नहीं हो पाएगा और न ही समाज का है वह पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा। गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं।
प्लेटो है वह प्लेटो कहता है कि जिसमें विवेक की प्रधानता होगी वह किस में होगा? शासक वर्ग में शामिल होगा। जिसमें साहस की प्रधानता होगी वह किस में शामिल होगा? सैनिक वर्ग में। और जिसमें इंद्रिय तृष्णा की प्रधानता होगी वह उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। और ये सब कुछ होगा वह कर्म के आधार पर होगा, न कि जन्म के आधार पर होगा। ये कर्म के आधार पर होगा, और कर्म के आधार पर होगा तो जन्म के आधार पर नहीं होगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई मार्ग, कोई रास्ता है वह प्लेटो ने नहीं बताया है। और आगे चल करके धीरे धीरे ये कर्म के ऊपर न हो करके किस पर आधारित हो जाएगा? जन्म पर आधारित हो जाएगा। और जो शासक वर्ग में है वह शासक वर्ग में ही बना रहेगा, जो सैनिक वर्ग में है वह सैनिक ही वर्ग में ही बना रहेगा, और जो उत्पादक वर्ग में है वह उत्पादक वर्ग में ही बना रहेगा। इसलिए गुणों के निर्धारण का प्लेटो द्वारा कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को छोटे छोटे नगर राज्यों पर लागू किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान राज्य हैं उनकी जनसंख्या करोड़ों में है, तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करना। प्रशस्त करना मतलब खोलना। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से किसका रास्ता खोल दिया है? सर्वाधिकारवाद का रास्ता खोल दिया है। कैसे? कि कौन किस वर्ग में होगा इसका निर्धारण है वह निर्धारण कौन करेगा? शासक वर्ग करेगा। इसलिए शासक वर्ग है वह शासक वर्ग हमेशा क्या बना रहेगा? सब कुछ बना रहेगा, शासक ही बना रहेगा। और वह उत्पादक वर्ग को, सैनिक वर्ग के व्यक्तियों को कभी भी शासक वर्ग में शामिल नहीं होने देगा। वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में वर्गीय विशेषाधिकार यानी वर्ग विशेष को क्या दिए हैं? विशेष अधिकार दिए हैं। उसने शासक वर्ग को शासन करने का अधिकार दिया है, उत्पादक वर्ग है उसको उत्पादन करने का ही अधिकार दिया है, उसको अलग से विशेष अधिकार नहीं दिए। विशेष अधिकार केवल किसको दिए हैं? शासक वर्ग को। लेकिन वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन करना है वह न्याय की समानता की दृष्टि से अपने आप में क्या है? अनुचित है, उचित नहीं है। तो कानूनी न्याय नहीं बल्कि नैतिक न्याय। प्लेटो ने किसका प्रतिपादन किया है? नैतिक न्याय का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का न्याय है वह नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। आलोचक कहते हैं कि वर्तमान में कौन सा न्याय प्रचलित है? कानूनी न्याय ही प्रचलित है, नैतिक न्याय प्रचलित नहीं है, क्योंकि नैतिक न्याय के पीछे बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, जबकि कानूनी न्याय के पीछे क्या होती है? बाध्यकारी शक्ति होती है, तभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन किया जाता है। दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को क्या कर दी हैं? सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं, समस्त शक्तियां उसको दे दी हैं। तो आलोचक कहते हैं कि शक्ति व्यक्ति को क्या करती है? भ्रष्ट करती है। थोड़ी शक्ति किसी के पास में होती है तो वह थोड़ा भ्रष्ट होता है, और असीमित शक्ति है वह व्यक्ति को क्या कर देती है? पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो शासक वर्ग है वह उस शासक वर्ग दार्शनिक शासक को सारी शक्तियां, असीमित शक्तियां प्रदान करके प्लेटो ने उसे क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है। क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि शक्ति है वह शक्ति प्राप्त करके वह क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। समाज और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं। प्लेटो कहता है कि कार्य विशिष्टता के आधार के ऊपर जिसमें विवेक होगा वह तो क्या करेगा? शासन का कार्य करेगा, और जिसमें साहस होगा वह सैनिक
वर्ग का, राज्य की रक्षा का कार्य करेगा, और जिसमें इंद्रिय तृष्णा होगी वह उत्पादक वर्ग का कार्य करेगा। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति है वह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, दूसरे क्षेत्रों में कार्य नहीं करेगा, तो उससे का विकास है वह एक ही क्षेत्र में होगा, विविध क्षेत्रों में नहीं होगा, जिससे समाज का और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि वह एक ही रास्ते जाता है, एक ही रास्ते आता है, तो एक ही रास्ते का, एक ही दिशा का उसे ज्ञान होगा, विविध दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा। विविध दिशाओं का मार्ग है वह प्लेटो ने क्या कर दिया है, मनुष्य के लिए, समाज के लिए बंद कर दिया है। वर्तमान राज्यों पर लागू गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। प्लेटो है, उस प्लेटो ने कहा है कि जिसमें विवेक होगा वह शासक वर्ग में शामिल होगा, जिसमें साहस होगा वह सैनिक वर्ग में शामिल होगा, और जिसमें इंद्रिय तृष्णा होगी, लालसाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वह उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। और ये कार्य है वह जन्म के आधार पर नहीं होगा बल्कि कर्म के आधार पर होगा। लेकिन कैसे होगा इसका उसने किसी प्रकार का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं बताया गया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शासक वर्ग है उसमें विवेक है तो उसकी संतान भी है वह बुद्धिमान होगी। सैनिक वर्ग है, उस सैनिक वर्ग की संतान है वह जरूरी नहीं साहसी होगी, और उत्पादक वर्ग की संतान है वह उत्पादन वर्ग की संतान जरूरी नहीं उसमें तृष्णाई हो, उसमें विवेक की भी, साहस की भी क्या हो सकती है, प्रधानता हो सकती है। वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को छोटे छोटे यूनान के नगर राज्यों में तो लागू किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान राज्यों की जनसंख्या क्या है, करोड़ों में है। सर्वाधिकार का मार्ग प्रशस्त करना, और प्लेटो ने सर्वाधिकारवाद का मार्ग खोल दिया है, क्योंकि कौन किस वर्ग में बना रहेगा ये निर्धारण कौन करेगा, शासक वर्ग ही करेगा। इसलिए शासक वर्ग हमेशा शासन में ही बना रहेगा, वह सैनिक वर्ग को, उत्पादक वर्ग को शासन में आने ही नहीं देगा। वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। प्लेटो है, उस प्लेटो ने वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन किया है, यानी शासक वर्ग को विशेष अधिकार हैं वह प्रदान किए हैं, जबकि उत्पादक और सैनिक वर्ग को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए हैं। तो वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन करना और न्यायिक समानता की दृष्टि से कि अपने आप में क्या है, अनुचित है। तो इस प्रकार से प्लेटो के न्याय सिद्धांत है, उस न्याय सिद्धांत की आलोचना कि प्लेटो है, उस प्लेटो का न्याय है वह न्याय क्या नहीं है, नैतिक न्याय है, कानूनी नहीं है। जबकि कानूनी न्याय जो होता है वह बाध्यकारी होता है, जबकि नैतिक न्याय है वह बाध्यकारी नहीं होता। नंबर 2, दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को, आदर्श राज्य के शासक को सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। सामान्य अनुभव ये बताता है कि थोड़ी शक्ति व्यक्ति को क्या करती है, थोड़ा भ्रष्ट करती है। पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो दार्शनिक शासक है वह सीमित शक्तियां प्राप्त करके क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और भ्रष्ट शासक के राज्य को आदर्श राज्य नहीं कहा जा सकता है। समाज और मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं। प्लेटो ने कार्य विशिष्टता के आधार पर क्या किया है, अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होगी वह शासन का कार्य करेगा, जिसमें शौर्य और साहस की प्रधानता होगी वह राज्य की रक्षा का कार्य करेगा, और जिसमें इंद्रिय तृष्णा होगी वह उत्पादन का कार्य करेगा। अब व्यक्ति है वह व्यक्ति एक ही दिशा में कार्य करेगा, एक ही क्षेत्र में कार्य करेगा, तो
तो उसी क्षेत्र में वह क्या होगा, कुशल होगा, पारंगत होगा। लेकिन दूसरे क्षेत्रों के का कार्य नहीं करने दिए जाने के कारण उनका सभी प्रकार से विकास नहीं हो सकेगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा। तो प्लेटो ने क्या कर दिया है, कार्य विशिष्टता के सिद्धांत के आधार पर समाज और मनुष्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग बंद कर दिया है। गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। प्लेटो है, उस प्लेटो ने विवेक, साहस, इंद्रिय तृष्णा के आधार पर वर्गों का विभाजन तो कर दिया है, लेकिन उसका कोई निर्धारण नहीं किया है। केवल कहा है कि वर्ग हैं, उन वर्गों में शामिल व्यक्ति जन्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन कर्म के आधार के ऊपर ही होगा। लेकिन कर्म के आधार पर कैसे होगा, उसका कोई निर्धारण नहीं किया है, कोई मापदंड नहीं बताया है। और जरूरी नहीं है कि शासक है, उस शासक वर्ग की जो संतान होगी वह विवेकशील होगी। उत्पादक वर्ग की संतान है, वह केवल उसमें इंद्रिय तृष्णा होगी, विवेक नहीं होगा, उसमें भी विवेक हो सकता है। तो ऐसे में और आगे चल करके गुण निर्धारण का आधार है वह कर्म नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, जन्म बन जाएगा, जो औचित्यपूर्ण नहीं है, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं। और प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है, केवल यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों में लागू किया जा सकता था, क्योंकि वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या है वह करोड़ों में होती है। सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करना और कौन किस वर्ग में होगा इसका निर्धारण है वह शासक वर्ग के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेटो ने सर्वाधिकारवाद का मार्ग है वह खोल दिया है, यानी शासक वर्ग के लिए सारे रास्ते हैं वह खोल दिए। सब कुछ यदि राज्य में है तो वह शासक वर्ग ही है। वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। प्लेटो ने शासक वर्ग को क्या किए हैं, विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, शासन करने का अधिकार, वर्गों का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया है। तो उचित नहीं है बल्कि अनुचित है, क्योंकि वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन करना समानता के न्याय की दृष्टि से अनुचित है। और अगले वीडियो में, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना का, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे, आलोचनात्मक विशेषता और आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार, साम्यवाद संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार और न्याय संबंधी विचार, तीनों में से एक प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आना है। धन्यवाद।